हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। इससे पहले आपके साथ इस गुफ्तगू में हम जारी रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही जियोपॉलिटिकल रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड अपडेट्स के लिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं इस चैनल से जुड़ा अपकमिंग अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो हिस्ट्री है वो इंडियन बैंक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव रही है। देखिए, इसने शेप किया है मेजर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी चेंजेस को भी। इंडियन बैंकिंग की शुरुआत जो थी वो अर्ली बैंक्स जैसे कॉलोनियल एरा में बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, बैंक ऑफ बंगाल 1809 में और साथ ही में इंपीरियल बैंक 1920 में। देखिए, इनिशियली फॉरेन बैंक्स और मर्चेंट्स हाउसेज ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, डोमिनेंट रोल प्ले किया है 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में इंडियन बैंकिंग में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइजिंग के तरफ मूव किया था, अपनी जो स्ट्रेटेजी थी, और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को भी नेशनलाइजिंग किया था फॉरेन कंट्रोल को रिड्यूस करने के लिए। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड हुआ और एसबीआई की फॉर्मेशन हुआ। 1969 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स जो नेशनलाइज हुआ था उस टाइम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम पे, जो अलाइन कर रहे थे बैंकिंग विथ नेशनल डेवलपमेंट गोल के साथ। कॉलोनियल एरा टू इंडिपेंडेंस। कॉलोनियल पीरियड ने यूरोपियन मर्चेंट बैंक्स एंड ट्रेडिंग हाउसेस की एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशंस को इंडिया में महसूस किया, और साथ ही में बिगिनिंग हुआ था फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स की एक मिली मिलाव एक डेवलपमेंट में। अर्ली इंडियन बैंक्स जैसे इलाहाबाद बैंक 1865, पंजाब नेशनल बैंक 1894 और बैंक ऑफ इंडिया 1906। The formation of RBI in 1935 was pivotal and centralizing monetary control. पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनलाइजेशन। देखिए, 1950 से 1960 भारत की आज़ादी के ठीक बाद ही कैरेक्टराइज्ड हुआ था इंडियन गवर्नमेंट की रैपिड नेशनलाइजेशन की तरफ। देखिए, उनका एम था बैंक्स को और भी ज़्यादा अकाउंटेबल और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तरफ अग्रसर करने के लिए, रेदर देन फॉरेन इंटरेस्ट और वेल्दी एलिट्स। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और सब्सिक्वेंट मूव जिसने आरबीआई की अथॉरिटी दूसरे बैंकों के ऊपर स्ट्रेंथन किया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991 जिसने लैंडस्केप को ड्रामेटिकली चेंज किया था, जैसे गवर्नमेंट ने पहली बार इंडियन मार्केट को ओपन किया था इंडिपेंडेंस के बाद से, और इससे बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की झड़ी लग गई थी और एनकरेज कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टर्स को एफडीआई में और भी ज्यादा इनफ्लो के लिए। प्राइवेट बैंक्स सच एज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक इमर्ज हुए थे सिग्निफिकेंटली फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन के साथ। द नरसिम्हम कमिटी मैनेज्ड क्रिटिकल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग दिस एरा, जैसे उन्होंने रेकमेंडिंग क्या कर रहे थे, मॉडर्नाइजेशन, कंसोलिडेशन एंड इंक्रीज्ड फॉरेन पार्टिसिपेशन। मॉडर्न एरा, राइजिंग एफडीआई और ग्लोबल पार्टनरशिप्स के बारे में आइए बात करते हैं। देखिए, इन रिसेंट ईयर्स इंडियन बैंक्स ने रिकॉर्ड लेवल में अट्रैक्ट किया है फॉरेन कैपिटल को ड्यू टू इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और साथ ही में रेगुलेटरी सपोर्ट। देखिए, इंडिया अभी एट प्रेजेंट लोगों की इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी वजह अगर बताया जा रहा है तो वो इंडिया में अभी डेवलपिंग इकोनॉमी और उसकी एक विशाल मार्केट बन रही है, और साथ ही में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिग्निफिकेंट स्टॉक्स होल्ड कर रहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक में। देखिए, अभी जो सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा एफडीआई को लेके, फ्रेश फॉरेन कैपिटल को लेके आ रही है, वो है कि आरबीआई और गवर्नमेंट कंटिन्यू एक रिव्यू एंड अपडेट कर रहे एफडीआई कैप्स को लेकर। देखिए, करंटली 74% फॉरेन ओनरशिप अलाउड करने की बात आ रही है प्राइवेट सेक्टर में, और साथ ही में सबसे जो चर्चित बात अभी है पब्लिक सेक्टर बैंक यानी पीएसबी में। पीएसबी में पहले फॉरेन जो कैपिटल है वो 20% तक ही कैप अलाउ था, अभी इसको इंक्रीज करके 49% तक किया जा रहा है। अभी ऑनगोइंग पॉलिसी डिस्कशन चल रहा है इसके बारे में, और ये जो है वो अभी इस टॉपिक को लेकर ऑपोजिशन के बीच में भी अलग अलग टॉपिक, अलग अलग मुद्दा उभरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में आम लोगों के बीच में भी इसको लेकर एक जो गेमा गेमी है वो चल रहा है, क्योंकि 20% शेयर पहले था, अभी 49% तक जो है वो अलॉट करने की ऑनगोइंग पॉलिसी डिस्कशन जो चल रहा है वो लगभग शायद पास भी हो जाए कुछ ही दिनों में। तो ये वाला जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा इसलिए है क्योंकि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट पहले से ही इंडिया में एक जियोपॉलिटिकली
डिस्कनेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं हर एक कंट्रीज में। और इंडिया में अगर ये 49% तक हो, बैंकिंग सेक्टर जो इंडिया में एक जानी मानी सेक्टर जानी जाती है, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसको लेकर ही ये प्रॉब्लम है। देखिए रिसेंट ट्रेंड जो है वो शो कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट यूएस, यूरोप, सिंगापुर और मिडिल ईस्ट से ही अकेला $6 बिलियन तक आ रहा है 2025 अकेले में। अभी प्राइवेटाइजेशन को किस लिए नेसेसरी बताया जा रहा है और इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या आ सकता है। देखिए प्राइवेटाइजेशन अभी कंसीडर्ड नेसेसरी इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर इन टुडेज एरा। अभी टुडेज एरा क्यों बताया जा रहा है? पहले ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बहुत ज्यादा थे और साथ ही में नेशनलाइजेशन की तरफ बहुत ही जल्दी से अग्रसर हो रहे थे। लेकिन 2014 के बाद से अगर इस गवर्नमेंट की हम स्ट्रेटेजीज को देखें तो प्राइवेटाइजेशन के तरफ वो ज्यादा अग्रसर है। इसमें प्रॉस भी है और कॉन्सिक्वेंसेस भी है। जो सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा प्राइवेटाइजेशन को लेकर है वो है कि मोनोपोली क्रिएशन। क्या ये प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली क्रिएशन कर रहा है? सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इससे मुद्दा भटका कर सिर्फ वेल्थ जनरेशन पे, प्रॉफिट जनरेशन पे मुद्दा आ रहा है। यही सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा रहता है और डिबेटेबल टॉपिक रहता है प्राइवेटाइजेशन को लेकर। देखिए प्राइवेटाइजेशन क्या करता है? एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रिड्यूस करता है और साथ ही में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो एनहेंस करता है। अभी प्राइवेटाइजेशन किस लिए नेसेसरी देखा जाता है? देखिए राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और रिकरिंग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ पुश करते हैं पीएसबीज को, और साथ ही में ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो सेफगार्ड पब्लिक मनी, इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन जो है वो और भी ज्यादा राइजिंग चल रही है अभी एट प्रेजेंट। और प्राइवेट ओनरशिप जो है वो एनकरेज करते हैं मोर मार्केट ड्रिवन अप्रोच, क्विकर एडोप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और बेटर कस्टमर सर्विस एज कंपेयर टू पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी देखिए इसका जो इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो और ज्यादा अच्छा है कंपेयर करें तो गवर्नमेंट रन बैंक से। अभी प्राइवेटाइजेशन क्या करता है? फिस्कल बर्डन जो टैक्स पेयर के ऊपर है गवर्नमेंट की तरफ से, उस फिक्सर बर्डन को जो है वो थोड़ा कम करते हैं, लोअर करते हैं। और ये फिक्सल बर्डन जो नो लॉन्गर फ्रीक्वेंटली रिकैपिटलाइज्ड लॉस मेकिंग पीएसबीज रहते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को ज्यादा रिकैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ता अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो। और साथ ही में रिड्यूसिंग पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन लैंडिंग डिसीजंस अलाउज बैंक्स टू फोकस ऑन मेरिट बेस्ड क्रेडिट एलोकेशन, फास्टरिंग हेल्दियर बैंकिंग प्रैक्टिस। ये हेल्दियर बैंकिंग प्रैक्टिस भी होती है प्राइवेटाइजेशन से। और साथ ही में अगर लार्ज प्राइवेटाइज बैंक्स कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली तो बोथ डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल्स में इंडिया की जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की पोजीशनिंग है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। अभी कॉन्सिक्वेंसेस भी है इसके साथ, जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव। प्राइवेट बैंक्स क्या करते हैं? ज्यादातर प्रायोरिटाइज करते हैं उनकी प्रॉफिट ओवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूरल आउटरीच और फाइनेंशियल इंक्लूजन के अलावा वो लोग ज्यादातर सोशल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में रहते हैं और प्राइवेटाइज बैंक जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं प्रॉफिट मेकिंग। जॉब सिक्योरिटी कंसर्न। अभी इंडिया में बढ़ती हुई ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ एक जो चर्चित मुद्दा है वो है जॉब सिक्योरिटी कंसर्न। जॉब्स की अभी बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में। हमेशा लोग जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के लिए चाहते हैं कि उनका जो जॉब है वो सिक्योर रहे, इसलिए वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि ये रिकंस्ट्रक्टिंग में अपना टाइम ज्यादा गुजारा करते हैं और इसका रिजल्ट होता है कि जॉब लॉसेस और रिड्यूस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स फॉर एग्जिस्टिंग पीएसबी स्टाफ। ये सब हो सकता है प्राइवेटाइजेशन से, ये कॉन्सिक्वेंसेस। साथ ही में जो प्राइवेट बैंक है वो मोर वल्नरेबल टू मार्केट शॉक्स, पोटेंशियली थ्रेटनिंग स्टेबिलिटी ड्यूरिंग क्राइसिस के टाइम पे प्राइवेट बैंक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियली थ्रेटनिंग के काम आता है। उनका जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा नजर नहीं आता है, जो येस बैंक के साथ 2020-21 के टाइम में हुआ था। यही जो है वो एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं। और गवर्नेंस चैलेंजेस। देखिए प्राइवेट ओनरशिप में गारंटी नहीं है कि वो साउंड मैनेजमेंट नजर आए और इससे जो क्लैशेस भी होता है, और ये क्लैशेस जो है वो मोर ओवर इस बैंक्स की जो अपकमिंग एक फ्यूचर गोल्स रहते हैं उसमें अचीव करने से रोकने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के जैसे प्रॉस भी है उसके कॉन्स भी है। और अभी हम बात करने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडियन बैंक्स में पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज दैट इनेबल बैंक्स टू एक्सपेंड क्रेडिट और सर्विस अंडर सर्व पॉपुलेशन। देखिए ये जो इन्फ्यूजन है वो स्ट्रेंथन्स करती है बैंक्स की कैपेसिटी टू सर्व रूरल एरिया और
सेमी अर्बन एरियाज, जैसे इसने डिजिटल बैंकिंग इनोवेशंस, अभी आप सबको पता ही है हम ज्यादातर लोग अभी यूपीआई में ट्रांजैक्शन करते हैं, डिजिटल बैंकिंग की तरफ हम ज्यादा अग्रसर है अभी एट प्रेजेंट इंडिया की सिनेरियो। और प्राइवेट बैंक्स में अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है वो अग्रसर होगा, तो डिजिटल बैंकिंग इनोवेशंस को फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और साथ ही में कंपटीशन इंक्रीज जो है वो इफेक्टिवली काम करने में, और अच्छे सजेशंस, अच्छे जॉब क्रिएशंस, और साथ ही में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कस्टमर सर्विस है उसको और भी ज्यादा इंप्रूव करते रहते हैं, और साथ ही में कस्टमर आउटरीच और इंक्लूजन एफर्ट्स भी मैटर करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंग्स बेनिफिट्स बट ऑल्सो सेवरल नेगेटिव इम्पैक्ट्स एंड रिस्क। देखिए हर एक चीज की कुछ अच्छाई रहती है, हर एक चीज की कुछ बुराई रहती है। जो बुराई है वो है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल। देखिए हैवी रिलायंस ऑन ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ये बैंक्स को वल्नरेबल और सडन कैपिटल विड्रॉल की तरफ अग्रसर करते हैं ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल शॉक्स। देखिए अगर शेयर मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आपको पता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट को लेकर, रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर, तो इसमें क्या होता है कभी कभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के दौरान क्या होता है, अचानक से विड्रॉ कर लेते हैं मनी और उसके साथ ही शेयर मार्केट क्रैश होता है। ऐसे ही अगर हम फॉरेन कैपिटल के तरफ ज्यादा ओवर डिपेंडेंस रहे तो ये अचानक अगर ये कैपिटल विड्रॉ हो गया तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमेशा ही चलता आ रहा है, जैसे अमेरिका में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में होता है, इजराइल में होता है, साथ ही में अगर हम बात करें उधर रशिया में होता है, अलग अलग जियोपॉलिटिकल टेंशन हर दिन चलता रहता है। और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो क्रिएट करते हैं सडन विड्रॉल ऑफ मनी, और इससे क्या होता है बैंक की जो लिक्विडिटी क्राइसिस है वो नजर आता है। अभी मार्केट इंस्टेबिलिटी, देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ। अभी ग्लोबल मार्केट ट्रेंड के अनुसार जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट चलता रहता है, और रैपिड आउटफ्लो जो है वो डिस्टेबलाइज कर सकता है इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स को और ओवरऑल मार्केट कॉन्फिडेंस को। अभी तीसरा जो प्रॉब्लम आ सकता है वो है प्रेशर ऑन गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स हमेशा डिमांड करते हैं हाई ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, जो स्मॉलर और लेस एफिशिएंट बैंक्स के लिए थोड़ा स्ट्रगल की विषय हो सकता है, और मेंटेन करना इसको, ये जो गवर्नेंस है इसको मेंटेन करना थोड़ा स्ट्रगल दायक हो सकता है, और ये ऑपरेशनल चैलेंजेस के तरफ भी अग्रसर होता है। अभी देखिए लॉस ऑफ कंट्रोल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंक्रीज्ड फॉरेन ओनरशिप जो है वो इंडियन प्रोमोटर्स की कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को जो है वो रिड्यूस कर सकता है, और पोटेंशियली इंपैक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट एंड बैंकिंग प्रायोरिटीज, ये भी हो सकता है। जॉब लॉसेस एंड रिकंस्ट्रक्टिंग, अभी देखिए जॉब लॉसेस और रिकंस्ट्रक्टिंग के बारे में पहले ही बात कर रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो लीड करते हैं रिकंस्ट्रक्टिंग, जैसे जॉब आउट, जॉब कट्स, साथ ही में चेंजेस इन बैंक कल्चर अफेक्टिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। अभी एक्सपोजर टू ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क, अभी इंडियन बैंक्स जो इनडायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ फॉरेन इकोनॉमीज में डाउनटर्न्स, और साथ ही में इंटरेस्ट रेट चेंजेस, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन व्हिच कैन अफेक्ट बैंक स्टेबिलिटी। अभी बैंकिंग स्टेबिलिटी बहुत हद तक मैटर करता है, एक देश की सरकार कितनी स्टेबल है, एक देश की गवर्नेंस कितनी स्टेबल चल रही है, और ये अगर इनस्टेबल हो जाए तो ये जियोपॉलिटिकली टेंशन क्रिएट कर सकता है, और साथ ही में नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ भी ये जा सकता है। इसलिए ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कभी कभी ट्रैप के नजरिए से भी आ सकती है। अभी देखने वाली बात ये रहेगी कि फ्यूचर में ये इंडिया की ग्रोथ में कितना हद तक अपनी भूमिका निभा पाती है, या फिर एक डेट ट्रैप की तरह ये क्रिएट हो जाएगी, इंडिया में एक फॉरेन मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी जो नेशनल इंटरेस्ट और जियोपॉलिटिकली इश्यूज कर सकती है। अभी तो ये देखने वाली बात जरूर होगी, और कैप जो इंक्रीज हो रहा है 49%, ये कितनी हद तक असर कर सकती है फॉरेन इन्वॉल्वमेंट में, ये भी एक चर्चित टॉपिक हो सकता है। अभी लॉन्ग टर्म आउटलुक के तरफ अगर हम जाए तो देखिए इंडिया की विकसित भारत 2047 जो विजन है उसके दौरान फ्यूचर बैंकिंग लैंडस्केप एनविशंस और फ्यू ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंस्टीट्यूशन अंडरपिनिंग इंडियाज एम्बिशंस एज ए $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी 2047 तक इंडिया जो है वो अपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर से इसको ग्लोबली टॉप 10 में नजर आने की जो उनकी ख्वाहिश है वो विकसित भारत 2047 विजन में है। लेकिन अभी कोई एक भी जो बैंक है वो टॉप 10 में नहीं आता। देखने वाली बात ये होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, और साथ ही में क्या ये स्टेबल तरीके से जो है वो अपना ऑपरेशन चला सकते हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है।